नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप एस्मा के पेशेंट हैं और प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपकी सेहत कैसी रहेगी, बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, ये डिपेंड करता है आप अपने एस्मा को कैसे मैनेज करते हैं। एस्मा एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी रहती है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, वीजिंग रहती है। ये देखा जाता है कि जो एस्मा के पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान 30 to 40% मतलब 30 से 40% लोगों को जो एस्मा के पेशेंट होते हैं प्रेगनेंसी में उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, उनके सिम्टम्स, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 30% में कम हो जाती है और 30% में वैसे के वैसे ही रहते हैं, ना वो बीमारी बढ़ती है ना वो बीमारी घटती है। जो प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं एस्मा के, वो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो 5 से 9 महीने के बीच में होते हैं। हो तो कभी भी सकते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा 5 से 9वें महीने के बीच में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जो एस्मा की पेशेंट नहीं है या जिनकी पुरानी हिस्ट्री नहीं है, वो भी अक्सर कंप्लेन करते हैं कि इनको प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांस खींच खींच के आता है। उसके बड़े सारे कारण होते हैं। सबसे पहले रहता है उनकी जो बच्चेदानी होती है या जो यूट्रस होता है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। डायफ्राम जो होता है, आपकी जो सांस की मेन मसल होती है, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें परसिस्टेंट थोड़ा सांस लेने में दिक्कत सी महसूस रहती है। और तीसरा होता है आपकी हार्ट रेट हमेशा तेज रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपकी हार्ट रेट हमेशा तेज रहती है। ये जो 3 कारण होते हैं, इसकी वजह से भी जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको अक्सर सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। परंतु अगर उनको साथ में अस्थमा है और वो अस्थमा अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो उनको सांस लेने में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। अब प्रेगनेंसी में कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपका अस्थमा वेल कंट्रोल्ड नहीं है? सबसे पहले मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिसको हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं, जिससे मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बच्चे को भी हो सकती है। बच्चे का वेट कम होगा, लो बर्थ वेट होगा, प्री टर्म डिलीवरी होगी, मतलब 37 वीक से पहले हो जाएगी। इन सब की वजह से बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। एस्मा को प्रेगनेंसी में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को अपनी बीमारी के बारे में ज़रूर बताइए। सारी की सारी दवाइयाँ जो भी आप लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले आप ले रहे थे रूटीनली या कभी पहले लेते थे, तो सारी की सारी दवाइयाँ आप अपनी डॉक्टर को बताइए। इन्हेलर्स भी लेके जाइए और सारी दवाइयाँ जो लेते हैं आप उनको बताइए। गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ आपको अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए जो आपका अस्थमा पहले ट्रीट कर रहे थे या जो अभी आपको अस्थमा के लिए देखते हैं। प्रेगनेंसी में अस्थमा मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों से बचिए जिन चीज़ों से आपको दिक्कत होती है, जो आपके ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिगर्स वही रहते हैं जो आपके प्रेगनेंसी से पहले भी रहते थे। जैसे डस्ट माइट्स होते हैं जो हर घर में होते हैं, मोल्ड्स हैं, फंगस, फफूंदी कहते हैं, उनसे दिक्कत हो सकती है। पेशेंट्स को पता रहता है कि पेंट से दिक्कत होती है, केमिकल से होती है, परफ्यूम से होती है, तो आपको इन सब ट्रिगर से बचना है। अगर हम सभी ट्रिगर से बच के रहते हैं, खान पान में परहेज करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, तो आपका अस्थमा कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब प्रेगनेंसी में अस्थमा मैनेजमेंट में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पेशेंट्स को समझाने में कि जो इन्हेलर होते हैं वो जैसे आप पहले लेते थे प्रेगनेंसी से पहले, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में सारे के सारे इन्हेलर बिल्कुल सेफ हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी शुरू होते ही सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, इन्हेलर्स बंद कर देते हैं, किसी के कहने पे या खुद पढ़ के इधर उधर से कि भाई इन्हेलर लेने से प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ता है, इन्हेलर लेने से बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल गलत है। इन्हेलर्स बिल्कुल सेफ है, प्रेगनेंसी में आप आराम से ले सकते हो। अब प्रेगनेंसी में अस्थमा की कौन कौन सी दवाइयाँ सेफ हैं? सबसे पहले तो
किसी भी प्रकार का इन्हेलर जो आप प्रेगनेंसी से पहले लेते थे, आप प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल ले सकते हो, उसी डोज में ले सकते हो, और आप डोज को बढ़ा भी सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के। कोई भी इन्हेलर प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं करता है, ना तो मदर को दिक्कत देता है, ना ही बच्चे को दिक्कत देता है। सारे के सारे इन्हेलर जो भी मार्केट में उपलब्ध हैं, सभी के सभी सेफ हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इन्हेलर प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। उसके साथ साथ ही जो नेबुलाइज करने वाली मेडिसिन होती हैं, कई पेशेंट इन्हेलर नहीं लेते, वो घरों में नेबुलाइजर यूज करते हैं, तो आप नेबुलाइजर में भी कोई भी दवाई डाल सकते हो। नेबुलाइजर की भी कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में मना नहीं है। आप पहले महीने से लेकर 9 महीने तक सारी की सारी नेबुलाइज करने वाली दवाइयाँ, इन्हेलर वाली दवाइयाँ ले सकते हैं। अब दूसरी दवाई आती है मोंटिलुकास्ट, जो एस्मा में सबसे ज़्यादा दी जाती है इन्हेलर के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके इन्हेलर से आपको अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के मोंटिलुकास्ट ले सकते हैं। वैसे मोंटिलुकास्ट सेफ है, पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही मोंटिलुकास्ट लीजिए। इसके बाद एंटीलर्जिक टैबलेट्स आते हैं, लीवोसेट्रिजिन आती है, फिक्सोफेनाडिन आते हैं, वो भी आराम से प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। तरह तरह के कफ सिरप्स आते हैं, वो भी प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं। परंतु मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी ओरल टैबलेट लेने से पहले, टैबलेट जो आपके पेट में जाती है, जो सिरप आप लेते हो, वो डॉक्टर से पूछ के लेना। सिर्फ इन्हेलर ही एक ऐसी चीज है और नेबुलाइजर एक ऐसी चीज है जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। आस्मा के पेशेंट प्रेगनेंसी में जब इन्फेक्शन होती है तो आप 5 से 6 दिन के लिए एंटीबायोटिक ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी ले सकते हैं, सिरप भी ले सकते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें आपने अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है। इसके बाद जो फ्लू शॉट्स आते हैं, जो हम अपने पेशेंट को नॉर्मली देते हैं प्रेगनेंसी से पहले भी, वो भी प्रेगनेंसी में लेना जरूरी होता है। फ्लू शॉट जो इन्फ्लुएंजा के लिए आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो सीवियर एस्मा के पेशेंट होते हैं, जो बायोलॉजिकल्स ले रहे होते हैं, जैसे ओमैलीजुमैब या बेनरालिजुमैब, ये थोड़ा सा एक प्लस माइनस रहता है। जो लोग ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, तो अपने आप गायनेकोलॉजिस्ट और अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को बताकर ये दवाइयाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु ये आप अपने आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए, ये आपको बैठ के अच्छी तरह से अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी में अस्थमा को मैनेज करना बहुत ही आसान है। वही दवाइयाँ जो आप पहले लेते थे, प्रेगनेंसी से पहले लेते थे, सारी की सारी मेडिसिन सेफ हैं। इन्हेलर बिल्कुल सेफ है, नेबुलाइजर बिल्कुल सेफ हैं, एंटीबायोटिक्स भी आप ले सकते हैं। बाकी जो हैं, जो कफ सिरप्स हैं, मोंटिलुकास्ट है, लीवोसेट्रिजिन है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के आप आराम से वो भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स प्रेगनेंसी शुरू होते ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं, सिर्फ डर के मारे कि इन्हेलर का बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। लास्ट में आस्मा को प्रेगनेंसी में मैनेज करने के लिए आप अपने ट्रिगर से बचिए, जिन चीज़ों से आपको दिक्कत होती थी उनसे बचिए। आपकी दवाइयाँ जो आप प्रेगनेंसी से पहले लेते थे, इन्हेलर, नेबुलाइजर, बिल्कुल सेफ हैं, उसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ट्रीटमेंट प्लान अपने गायनेकोलॉजिस्ट और अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के बनाइए, ताकि आपका आस्मा जो है प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहे। थैंक यू।